हेलो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक के इस सेशन में आपका स्वागत है। बाल विकास में आज हम देखेंगे अधिगम के बारे में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम। शिक्षा क्या होती है? सदाचार, उचित आचरण, तकनीक, शिक्षा आदि को प्राप्त करना ही क्या शिक्षा कहलाता है। शिक्षा द्वारा शिक्षा के सर्वोत्तम लाभ से विद्यार्थी अधिगमकर्ता को लाभान्वित करवाना। शिक्षा द्वारा समाज में समस्या समाधानकर्ता, चिंतनशील वैज्ञानिक विचारधारा वाले प्राणियों का विकास करना। ये सब क्या होती है? शिक्षा होती है ना। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के स्वरूप क्या क्या हैं? औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा या नूतन शिक्षा। ये क्या है? शिक्षा के स्वरूप हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं औपचारिक शिक्षा के बारे में, जिसमें किसी निश्चित उद्देश्य के साथ संस्थागत शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? औपचारिक शिक्षा। जैसे उद्देश्य, संस्थान और पाठ्यचर्या होना चाहिए उसमें। जैसे जो स्कूल से दी जाती है शिक्षा, कॉलेज से दी जाती है। भाषाई शिक्षा, शाब्दिक शिक्षा, पढ़े लिखे बालकों की शिक्षा, है ना। ये सब किस में आती हैं? औपचारिक शिक्षा में। फिर आती है निरौपचारिक शिक्षा, है ना। तो ये क्या होती है? यह औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय और महाविद्यालय से नहीं बंधी होती। यह औपचारिक शिक्षा योजना की भांति ना होकर लचीली होती है। लचीली कैसी होती है? इसका भी उद्देश्य व पाठ्यचर्या निश्चित होती है ना। जैसे प्रौढ़ शिक्षा अभियान, खुले विद्यालय, ओपन स्कूल जो होती है, दूरस्थ शिक्षा जैसे अपन ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं उसको बोल सकते हैं, है ना। जो ऑनलाइन क्लासेस लेके अपन बैच लेके जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो निरौपचारिक शिक्षा में आ जाती है ना। फिर आती है अनौपचारिक शिक्षा। इसकी कोई योजना नहीं होती है, निश्चित पाठ्यचर्या भी नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत चलते रहती है। जैसे परिवार, समाज, आंगनवाड़ी, खेल का मैदान, ये सब किस में आता है? निरौपचारिक शिक्षा में। फिर आती है भौतिक शिक्षा। वर्तमान में विज्ञान तकनीक का प्रयोग करते हुए शिक्षा, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सब किस में आती हैं? भौतिक शिक्षा में। वर्तमान में शिक्षा का मतलब है लोकतांत्रिक शिक्षा, बच्चों के विचारों को मान्यता देना। जॉन ड्यूवी ने और क्रियात्मक शिक्षा भी बोला गया है, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, ये सब क्या है? मानसिक क्रियात्मक और शारीरिक क्रियात्मक है ना। फिर आती है लर्निंग अधिगम और सीखना, मतलब कि व्यक्ति के व्यवहार में किसके द्वारा? प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और अनुभव के द्वारा आया स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम लक्ष्य निर्धारित होता है। अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक प्रक्रिया है। खोजपूर्ण प्रक्रिया है। इसके कारण पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंज दोनों शामिल होते हैं। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण व क्रियात्मक की उपज माना जाता है। ये सब अधिगम की क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है, और विशेषताएं देख लेते हैं अधिगम की। अधिगम व्यक्ति के समायोजन में सहायक होता है। अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार पाया जाता है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं अधिगम के बारे में? नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया अधिगम है। क्रो क्या कहते हैं? सीखना, आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है ना। फिर स्किनर क्या बोलते हैं? अधिगम व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है। गेट्स क्या बोलते हैं? अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। हिलगार्ड क्या बोलते हैं? नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया। गिलफोर्ड क्या बोलते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन। पावलोव क्या बोलते हैं? अनुक्रिया से उत्पन्न आदत का निर्माण ही अधिगम है। थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन व उत्तेजक से जोड़ने की प्रक्रिया ही अधिगम है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी
अधिगम की परिभाषाएं। फिर आते हैं अधिगम के प्रकार में। तो अधिगम के प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे। पहला है गत्यात्मक अधिगम, पेशी अधिगम या कर्मेंद्रीय अधिगम या यांत्रिक अधिगम भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, मानव अपने हाथ पैर आदि का उचित प्रयोग करना सीख जाता है, जिसे गत्यात्मक अधिगम कहा जाता है। एग्जाम्पल, साइकिल चलाना, नृत्य सीखना, टाइपिंग करना, खेल खेलना, मकान बनाना सीखना, ये सब क्या गत्यात्मक अधिगम में आते हैं, है ना। फिर आता है संज्ञानवादी अधिगम, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना या सीखना, जैसे समस्या का समाधान करना सीखना, तर्क करना सीखना, चिंतन करना, योजना बनाना, नक्शा बनाना, भाषण देना, पहेली सुलझाना, ये सब किस में आती हैं, संज्ञानवादी अधिगम में। फिर यहाँ डेविड आशुवेल क्या बोलते हैं, अधिग्रहण, अन्वेषण और रटकर और अर्थपूर्ण, अधिग्रहण, अन्वेषण, रटकर, अर्थपूर्ण सीखता है ना। ये सब करके सीखता है ना बालक। फिर V.S. ब्लूम क्या बोलते हैं, अधिगम के क्षेत्र बताए हैं V.S. ब्लूम ने। पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको बोलते हैं। बौद्धिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, तर्क, कल्पना, चिंतन, स्मरण, निष्कर्ष निकालना, ये सब किस में आते हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र में आते हैं। फिर आता है क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन, है ना। कॉग्निटिव डोमेन व्यक्ति क्रियाओं द्वारा सीखता है, गामक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। एग्जाम्पल, देखना, चलना, सुनना, बैठना, ये सब क्या है, क्रियात्मक क्षेत्र है। फिर है भावनात्मक क्षेत्र, क्या है, व्यक्ति के द्वारा किसी की संवेदना को समझना, जैसे प्यार, घृणा, ईर्ष्या, सामाजिक भावना, अपनत्व, रुचियाँ, उदासीनता, ये सब भावनात्मक क्षेत्र में आ जाते हैं। फिर आती है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाओं में आती हैं सामाजिक बाधा, आर्थिक बाधा, शारीरिक बाधा। फिर आता है पुनर्वलन, व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करेगा। फिर स्थिमत क्या बोलते हैं, अधिगम सोपान बताया है इन्होंने, है ना, स्थिमत ने। स्थिमित पहला है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या होते हैं, व्यक्ति को प्रेरित करता है और चलाता है। बी होता है उद्देश्य की ओर गतिशील। सी होता है रुकावट बाधा को पार करते हुए सीखेगा। ये अधिगम के सोपान हैं। फिर आती है बारी अधिगम वक्र की। मानव के सीखने की गति का ब्यौरा जब पेपर पर प्रदर्शित किया जाए तो समय के साथ अधिगम में आए बदलाव को प्रदर्शित करें। चार्ल्स स्कीनर क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति व अवनति का ब्यौरा है। गेट्स क्या बोलते हैं, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया में गति और प्रगति को व्यक्त करता है। फिर अधिगम वक्र के प्रकार कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला है धनात्मक अधिगम वक्र, या उसको नरोत्तर अधिगम वक्र भी बोलते हैं, सकारात्मक अधिगम वक्र भी बोलते हैं, वर्धमान अधिगम वक्र भी बोलते हैं, कॉन्केव लर्निंग कर्व भी बोलते हैं, है ना। कि ये क्या होता है, जब व्यक्ति समय के साथ साथ सीखने में बढ़ोतरी प्रदर्शित करता है, मतलब कि अधिगम समय के साथ साथ सीखने में भी बढ़ोतरी कर रहा है। ये देखो ऊपर की ओर लगातार बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, धनात्मक अधिगम वक्र बोला जाता है ना, या सकारात्मक अधिगम वक्र। समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा है ऋणात्मक अधिगम वक्र या उत्तरोत्तर अधिगम वक्र या कॉन्वेक्स लर्निंग कर्व, या किसको क्या बोलते हैं, इसको ह्रास अधिगम वक्र। इसका मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति समय बढ़ने के साथ अधिगम में बढ़ोतरी की बजाय नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, काली बाई कक्षा 5 में प्रथम माह में 50% सीख जाती है, अगले माह में वह 40% सीखती है, तीसरे माह में 20% सीखती है। तो इसका मतलब है पहले उसने क्या करी, बढ़ोतरी करी, है ना, फिर उसके बाद घटते गया।
बढ़ा फिर घटा फिर घटा फिर घटा। ये देखो एक एक इधर पे आके बढ़ा फिर घट रहा है फिर घट रहा है फिर घटते ही जाएगा। ठीक है। फिर आता है तीसरा सरल रेखी वक्र यानी समान अधिगम वक्र या सिंपल लर्निंग कर्व जिसको बोला जाता है। इसका मतलब है जब प्रति इकाई समय में सीखने की मात्रा समान बनी रहे तो इसे सरल रेखी अधिगम वक्र नाम देंगे। जैसे अनारवाई प्रथम सप्ताह में एक पाठ्यक्रम का 10% सीख जाती है, दूसरे सप्ताह व तीसरे सप्ताह भी समान मात्रा में सीखती है, तो इसको क्या बोला जाता है? समान रेखी वक्र। यहाँ वक्र से सीखते देखते हैं, जैसे यहाँ पे बिल्कुल सरल सीधी मात्रा में सीख रहा है, मतलब कि ये देखो समान मात्रा में सीख रहा है ना। फिर आता है एस आकार का अधिगम वक्र। ये क्या होता है? मिश्रित अधिगम वक्र, अवग्रास अधिगम वक्र या सर्पिलाकार अधिगम वक्र या सीढ़ीदार अधिगम वक्र। ये क्या होता है? इसमें सीखने की दर समय के साथ बढ़ती व घटती रहती है। जैसे छबीली प्रथम माह में 40%, दूसरे माह में 80% और तीसरे माह में 50 और चौथे माह में 30% सीखती है। तो ये घटा फिर बढ़ा, घटा फिर बढ़ा, घटा फिर बढ़ा या सर्पिलाकार इसको बोल सकते हैं ना, घटना बढ़ना घटना बढ़ना। तो अलेक्जेंडर क्या कहते हैं? जब सीखने के आंकड़ों का वर्गीकरण कागज पर प्रस्तुत किया जाता है तो इसे अधिगम वक्र कहते हैं। ये अलेक्जेंडर ने बोला है। फिर आता है अधिगम पठार। अधिगम पठार क्या होता है? अधिगम पठार से आशय है कि सीखने के दौरान अधिगम में कोई परिवर्तन नहीं आता, है ना। जैसे कि जितना उसका डेटा था वो उतना ही रहेगा एंड तक, तो इसको क्या बोलते हैं? अधिगम पठार। प्रो भाटिया ने क्या बोला है? अधिगम पठार सीखने के दौरान आगे ना बढ़ने की अवस्था है, इस अवस्था में कोई प्रगति नहीं होती। ठीक है, तो अधिगम पठार बनने के कारण दिए हैं यहाँ पे। विषय में रुचि न होना, थकावट व मानसिक अस्वस्थता, सीखने की अनुचित विधि का प्रयोग, व्यवधान, ध्वनि प्रकाश का व्यवधान आ सकता है, प्रेरणा का अभाव हो सकता है, उत्साह की कमी हो सकती है, आलस हो सकता है, ध्यान भंग हो सकता है। ये सब अधिगम पठार बनने के कारण हैं। फिर आता है रॉबर्ट गैने का अधिगम पद सोपानिकी, है ना। अधिगम पद सोपानिकी, इन्होंने बुक लिखी है द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। किसने? रॉबर्ट गैने ने। तो इन्होंने अधिगम सोपानिकी में क्या बताया है? संज्ञानात्मक और व्यवहारवाद दोनों का मिला जुला स्वरूप प्रस्तुत किया था, है ना। 8 स्टेप का जिक्र किया है इन्होंने। पहला है सांकेतिक अधिगम। ये क्या है? पावलोव के शास्त्रीय सिद्धांत से प्रेरित है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा अधिगम। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रेरित होकर जैसे चॉकलेट देकर बालक का व्यवहार प्रकट करना, है ना, उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम। फिर तीसरा है श्रृंखला अधिगम। ये क्या होता है? जैसे साइकिल चलाना फिर मोटरसाइकिल चलाना। फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ये क्या होता है? अर्थात शब्दों को साहचर्य द्वारा सीखता है, जैसे शब्द को अन्य किसी विषय वस्तु के साथ में जोड़कर सीखता है, जैसे आ से अनार। ठीक है, ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम है। फिर है विभेदीकरण द्वारा सीखना। विभेदीकरण द्वारा कैसे सीखता है? शब्दों विषय वस्तु में तुलना करते हुए सीखना, जैसे लाभ हानि, प्लस माइनस, गुणा भाग, धातु अधातु में अंतर, है ना, अंतर करके सीखना। फिर है संप्रत्यय द्वारा सीखना। ये क्या होता है? बालक के मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के आसपास क्यों घूमती है ना। फिर नियम द्वारा सीखना, जैसे बॉडमास के नियम से सीखना, सिद्धांत समझना प्रारंभ कर देता है। 8वां है समस्या समाधान सीखना। ये सब क्या है? रॉबर्ट गैने के अधिगम पद सोपानिकी हैं, है ना। 8 चरण दिए हुए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।